जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं मित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जय एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आज आपकी हिंदी शुरू की जा रही है और हिंदी में आपका पहला टॉपिक है हिंदी का गद्य एवं पद्य। ठीक है, यह आपकी यूपी ट्रिपल एससी वीडियो और आपका लेखपाल कोई सा भी एग्जाम हो सबके लिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। इस टॉपिक में से आपका एक या दो क्वेश्चन आपके पूछे ही जाते हैं, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलेगा, चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आपको क्लास पूरी देखनी है। इसमें से अगर आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला, इसकी गारंटी मैं लेता हूं, क्योंकि मैंने कम से कम 200 या 250 क्वेश्चन ले रखे हैं। ये इन क्वेश्चनों में से ही क्या होता है कि लौट फेर के आपका जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आपको इस क्लास में सिर्फ मैं 50 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। अगली क्लास में आपके, अगर इस क्लास को आप अच्छे से अच्छा प्यार दोगे तो मैं अगली क्लास में आपको क्या करूंगा, समथिंग आपके 150 या 150 क्वेश्चन करा दूंगा और लास्ट क्लास में आपका फाइनल कराने वाला हूं। तो इसमें आपके 50 क्वेश्चन या 50 या 55 क्वेश्चन रहने वाले। तो चलेगा, क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, जैसे कि आपका टॉपिक आपका हिंदी हिंदी का गद्य एवं पद्य। ठीक है, तो इसमें से क्या होता है कि एक ना एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है कि मधुशाला के लेखक हैं, जो मधुशाला है, मधुशाला के लेखक कौन है? मधुशाला के लेखक है बच्चन। ठीक है, मधुशाला के लेखक कौन है? बच्चन है। और दूसरा क्वेश्चन आपका, महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? बताइए जल्दी से, किस पुस्तक में मिला था? वो मिला था आपको यामा पर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपका, भक्तिकालीन कवि है, जो भक्तिकालीन कवि है वो कौन कौन है? वो सूरदास भी है, कबीरदास भी है और तुलसीदास भी। कौन से? सूरदास, कबीरदास और तुलसीदास। भक्तिकालीन कवि कौन है? वो सूरदास, कबीरदास और तुलसीदास है। अगला है आपका, कामायनी महाकाव्य की रचयिता है, जो कामायनी महाकाव्य है उसके रचयिता है वो कौन है? जयशंकर प्रसाद है। ठीक है, कौन है आपके? जयशंकर प्रसाद है। अगला है आपका, मर्यादा। मर्यादा है, मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका है? जो मर्यादा है वो किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका है? वो है आपकी भारतेंदु युग की। तो चलेगा, अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, अगले प्रश्न क्या कहते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, जैसे कि आपका अगला है कि रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना, जो रामवृक्ष है, रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्तें, कौन सी है? माटी की मूर्तें। ठीक है, माटी की मूर्तें किस साहित्यिक विधा से संबंधित है? मतलब रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्तें किस साहित्यिक विधा से संबंधित है? वो है आपकी किससे? रेखा चित्र से। किससे है? रेखा चित्र से। तो अगला आता है, नागरी प्राचीनी सभा की स्थापना किस युग में हुई थी? जो नागरी प्राचीनी सभा की स्थापना थी वो किस युग में हुई थी? वो हुई थी आपकी भारतेंदु युग में। तो चलेगा, अगले देखते हैं कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है, जो हिंदी है उसका प्रथम मौलिक उपन्यास है वो है आपका परीक्षा गुरु। देखिएगा, आपको पहले ही बता दूं, मैं इस वाले जो आपको मैं करा रहा हूं इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला, क्योंकि मैंने कई एग्जाम दे चुका हूं और इन क्वेश्चनों में से क्या होता है, लौट फिर के आता रहता है कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाता। अगर कोई जाता भी है तो देखिएगा, मैं उसको क्या करता हूँ कि इसमें ऐड कर लेता हूँ जब आपको कराता हूँ। तो इसलिए कहता हूँ कि क्लास को पूरा देखा करो। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं, साकेत है। साकेत महाकाव्य के रचयिता है, जो साकेत है वो महाकाव्य के रचयिता है वो मैथिली शरण गुप्त। कौन है? मैथिली शरण गुप्त। तो अगला देख लेते हैं, द्विवेदी युगीन रचना, जो द्विवेदी युगीन रचना है जय भारत। कौन सी है आपकी? जय भारत। अगर आपसे पूछ लिया जाए जय भारत किस युग की रचना है तो आपको सीधा बताना है कि द्विवेदी युगीन रचना है। ठीक है, अगर आप सोच रहे कि इसमें अगर क्वेश्चन आएगा आपका जय भारत किस युगीन की रचना है तो आप कहोगे सर ये क्वेश्चन तो कराया नहीं, तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि जय भारत किस, मतलब जय भारत तो है किस युग की रचना है? वो द्विवेदी युगीन रचना है। जय भारत के रचयिता कौन है? अगर इसकी रचयिता की बात करी जाए तो रचयिता हो जाएंगे आपके मैथिली शरण गुप्त। तो चलिएगा, अगला देख लेते हैं, अगले क्वेश्चन मतलब अगले प्रश्न आपको किस प्रकार से देखने को मिलते हैं। तो देखेगा, अगला है कि कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया था? जो कबीर हैं कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया था? वो किसका उपदेश नहीं दिया था? स्त्री पुरुष की समानता का। किसका नहीं दिया था? स्त्री पुरुष की समानता का। कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया था? स्त्री पुरुष की समानता का। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पे आपको पूछ लिया जाता है। यहाँ दे दिया जाता है आपको स्त्री पुरुष की समानता, स्त्री की समानता, पुरुष पुरुष की समानता। तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ लेना आपको कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया था? वो दिया था आपका स्त्री पुरुष की समानता का। अगला था, हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है। जो हिंदी साहित्य है उसका काल विभाजन नहीं है, वो है आपका संयुक्त काल। चलिएगा, अगला देख लेते हैं कि सूरदास के गुरु थे। अब ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जो एग्जाम पे आपको पूछ लिया जाता है। देखिए, सारी मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगर आप एक बार इस क्लास को पढ़ लोगे तो इस मतलब आपके आधा क्वेश्चन याद हो जाएंगे और मैं तीनों क्लासें करा दूंगा। तीनों क्लासों कराने के बाद अगर आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला इस वाले टॉपिक से। ठीक है,
अगला है कि सूरदास के गुरु थे, जो सूरदास है उसके गुरु थे आपके वल्लभाचार्य। ठीक है। अगला आता है आपका सरानाश्रयी शाखा के कवि हैं, जो सरानाश्रयी शाखा के कवि हैं वो कौन है आपके, वो हैं आपके कबीर दास। अगला देख लेते हैं कि पृथ्वीराज रासो, मेन टॉपिक आपका क्या है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है। जो पृथ्वीराज रासो है वो किस काल की रचना है, वो है आपकी आदिकाल की। ठीक है, किस काल की रचना है आपकी, आदिकाल की। अगला देख लेते हैं हंस पत्रिका, क्या है, हंस पत्रिका के संस्थापक या संपादक थे। जो हंस पत्रिका थी आपकी कौन सी, हंस पत्रिका। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रेमचंद्र ने हंस पत्रिका मतलब संस्थापक, इस प्रकार से पूछ लेता, मतलब अलग से मैं थोड़ा सा समझ नहीं पा रही हूँ, तो इसमें क्वेश्चन ने कहा कि हंस पत्रिका के संपादक या संपादक थे, वो कौन थे आपके, प्रेमचंद्र। अगला देख लेते हैं प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम है। जो प्रेमचंद्र है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास क्या है, अधूरे उपन्यास का नाम बताइए। जो प्रेमचंद्र है उनके अधूरे उपन्यास का नाम क्या है, वो है आपका मंगल सूत्र। कौन सा है आपका, मंगल सूत्र है। तो चलिएगा अगले क्वेश्चनों की ओर चलते हैं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमें किस प्रकार से करने हैं। तो देखेगा अगले क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, जो भारतेंदु हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पत्रिका प्रकाशित की थी। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी, वो की थी आपकी कवि वचन सुधा। कौन सी की थी, कवि वचन सुधा। ठीक है, आपको याद रखना है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पत्रिका प्रकाशित की थी, वो कौन सी की थी, कवि वचन सुधा की थी। फिर अगला है आपका रीतिकाल का अन्य नाम है। जो रीतिकाल है उसका अन्य नाम है क्या है, श्रृंगार काल। ठीक है, रीतिकाल का अन्य नाम क्या है, श्रृंगार काल है। फिर अगला आता है ठेठ हिंदी का ठाठ। ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है, वो है आपकी अयोध्या सिंह उपाध्याय की। अयोध्या सिंह उपाध्याय की, मतलब ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है। अगला आता सुमित्रा नंदन पंत को किस कीर्ति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। जो सुमित्रा नंदन पंत थी आपकी, सुमित्रा नंदन पंत को किस कीर्ति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, वो मिला था आपका चिदम्बरा पर। ठीक है, किस पे मिला था, चिदम्बरा पर। अगला देखते हैं जायसी द्वारा रचित पद्मावत क्या है। जायसी द्वारा रचित जो पद्मावत है वो क्या है, वो है आपकी समास्योक्ति। ठीक है, समास्योक्ति। फिर अगला आता गबन किसकी रचना है। गबन तो है वो किसकी रचना, बहुत मोस्ट है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया था पिछली बार कि गबन किसकी रचना है, वो है आपकी मुंशी प्रेमचंद्र की। अगला आ जाता है चित्रलेखा किसकी रचना है। जो चित्रलेखा है वो किसकी रचना है, वो है भगवती चरण वर्मा की। किसकी है, भगवती चरण वर्मा की। तो चलिएगा अगला देख लेते हैं, अगले हमें किस प्रकार से दे रखे हैं। देखेगा अगला है आपका कुरुक्षेत्र। जो कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र किसकी रचना है। जो कुरुक्षेत्र है वो किसकी रचना है, वो है आपके रामधारी सिंह दिनकर की। कुरुक्षेत्र किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की है। इसके बाद आता है यामा किसकी रचना है। यामा है आपकी महादेवी वर्मा की। किसकी रचना है, महादेवी वर्मा की। अगला क्वेश्चन आता है गीतांजलि के रचयिता है। जो गीतांजलि है, गीतांजलि के रचयिता है कौन है आपके, रविंद्रनाथ टैगोर है। ये क्वेश्चन में आपका काफी बार पूछा गया है। ठीक है, कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर है गीतांजलि के रचयिता। फिर अगला आता है बिहारी किस काल की कवि है। बिहारी किस काल के कवि हैं। जो बिहारी हैं वो किस काल के कवि हैं, वो है आपके रीति काल के। अगला आता भक्ति काल की श्रामाश्रयी शाखा के कवि हैं। जो भक्ति काल की श्रामाश्रयी, ठीक है, श्रामाश्रयी शाखा के कवि हैं वो कौन है आपके, वो है आपके तुलसीदास। चलिएगा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला मतलब अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन इसलिए याद आता है, क्वेश्चन वाले प्रश्न ही होता है, क्योंकि मैं मैथ कराता रहता हूँ ना, तो मैथ में ज़्यादातर क्वेश्चन ही बोला जाता है, तो इसलिए क्वेश्चन ही याद आता है। तो देखिएगा अगला प्रश्न देख लेते हैं कि नमक का दरोगा कहानी के लेखक है। देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि नमक का दरोगा कहानी के लेखक हैं, वो हैं आपके प्रेमचंद्र। कौन है, प्रेमचंद्र। अगला देख लेते हैं उपन्यास और कहानी का मूल अंतर है। जो उपन्यास है, उपन्यास और कहानी का मूल अंतर क्या है, उसका विषय निरूपण। उसका क्या है, उपन्यास और कहानी का मूल अंतर क्या है, उसका विषय निरूपण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ, इसको देख नहीं दिया होगा आपको। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका कौन सा है, अगला क्वेश्चन है आपका आचार्य शुल्क के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जा सकता है। आचार्य शुल्क के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जा सकता है, वो माना जा सकता है आपका प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। ठीक है, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। आचार्य शुल्क के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जा सकता है, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे। जो अपभ्रंश है, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे, वो थे आपके सव्यभू। ठीक है, सव्यभू। अब अगला क्वेश्चन आता है आपका निगुण उपासक कवि हैं। जो निगण है,
निगण उपासक कवि हैं, ठीक है, निगण है जना निगुण है, निगण उपासक कवि मान लीजिए, निगण उपासक कवि हैं वो कौन है आपके कबीरदास। जो निगण उपासक कवि हैं वो हैं आपके कबीरदास। अगला क्वेश्चन है पद्मावत के रचयिता का पूरा नाम है। जो पद्मावत है उसके रचयिता का पूरा नाम है। ये क्वेश्चन तो बहुत ही मोस्ट है और आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पद्मावत के रचयिता का पूरा नाम क्या है। देखिएगा वीडियो में अगर आपका एक नंबर भी कम होता है तो आप बहुत नीचे चले जाते हो, क्योंकि एक क्वेश्चन गलत होने पर आपके कितने एक आधा नंबर वैसे काट लिया जाएगा और आपका 2 नंबर का नुकसान होगा, मतलब 2.5 नंबर का आपका नुकसान होने वाला है। तो आपको कहता हूँ कि एक एक क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट है, आपको याद करके ही जाना। तो देखिएगा पद्मावत के रचयिता का पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं तुलसीदास जी की रचना है। जो तुलसीदास हैं उनकी रचना क्या है? जो तुलसीदास हैं उनकी रचना है तो उनकी 3 रचना मैंने लिख रखी हैं। एक है जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रसन्न और पर्वती मंगल। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जानकी मंगल किसकी रचना है तो आप तुलसीदास की बता देना, और रामाज्ञा प्रसन्न किसकी रचना है तो आप तुलसीदास की बता देना, और पर्वती मंगल पूछा जाए तो आप तुलसीदास की बता देना। तो चलिएगा अगले क्वेश्चनों की ओर चलते हैं कि अगले क्वेश्चन हमें किस प्रकार से दे रखे हैं। तो चलेगा अगले प्रश्न किस प्रकार से। तो अगला प्रश्न आपका रामचरितमानस भाषा है। जो रामचरितमानस है वो कैसी भाषा है बताइए जल्दी से। तो वो है आपकी अवधी भाषा। रामचरितमानस कैसी भाषा है? वो है आपकी अवधी भाषा। और अगला आता है फिर रामचरितमानस की शैली है। ठीक है, रामचरितमानस की शैली है वो है आपकी प्रबंध शैली। ठीक है, रामचरितमानस भाषा है वो अवधी भाषा है, और रामचरितमानस की शैली है वो है प्रबंध शैली। अगला आता है सूरदास की भक्ति किस भाव की थी। ठीक है, सूरदास की जो भक्ति थी वो किस भाव की थी? वो थी आपकी परवा भाव की। ठीक है, परवा भाव की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं किस पुस्तक में भ्रमर गीत का प्रसंग है। मतलब किस पुस्तक में भ्रमर गीत की बात कीजिए, भ्रमर गीत का प्रसंग है वो है आपका सूर सागर। ठीक है, किसका है? सूर सागर। अगला क्वेश्चन आपका ब्रज भाषा की एक प्रमुख रचना का नाम है। जो ब्रज भाषा है उसकी एक प्रमुख रचना का नाम है, आपका नाम है सूर सागर। ठीक है, क्या है? सूर सागर। ब्रज भाषा की एक प्रमुख रचना का नाम है सूर सागर। फिर अगला आता है बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है। बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? वो आपके सूरदास। मतलब बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ की बात करी गई तो वह आपके कौन से? सूरदास। अगला देख लेते हैं रीतिकालीन कवियों का मुख्य विषय है। जो रीतिकालीन कवियों का मुख्य विषय है वो क्या है आपका? नायिका का रूप सौंदर्य का चित्रण। नायिका का रूप सौंदर्य का चित्रण। मतलब रीतिकालीन कवियों का मुख्य विषय तो था वो क्या था आपका? नायिका का रूप सौंदर्य का चित्रण। ठीक है, नायिका का रूप सौंदर्य का चित्रण। चलेगा अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं कि अगले प्रश्न हमें किस प्रकार से दे रखे हैं। अगले प्रश्न आपके बिहारी सतसई के रचयिता हैं। जो बिहारी सतसई के रचयिता हैं वो हैं आपके कौन? बिहारी लाल। ठीक है, कौन है आपके? बिहारी लाल। तो अगला देख लेते हैं मुसलमान होते हुए भी कौन सा कवि कृष्ण भक्त हुआ था। अब देखिएगा ये तो बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है आपका, क्योंकि ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। वो क्यों पूछा जाता है? क्योंकि इसमें बात आ जाती है कि मुसलमान होते हुए भी क्या होते हुए भी? मुसलमान। ठीक है, मुसलमान होते हुए भी कौन सा कवि कृष्ण भक्त हुआ था। जो कृष्ण जी थे आपके कृष्ण भक्त हुआ था वो था आपका कौन सा? रस खान। कौन था आपका? रस खान। चलेगा अगला देख लेते हैं कि खड़ी बोली रचना है। जो खड़ी बोली है वो रचना है वो किसकी रचना है? खड़ी बोली अगर यहाँ देखिए इस प्रकार से होता क्वेश्चन, खड़ी बोली किसकी रचना है या खड़ी बोली रचना है वो है आपकी जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, अगर आपसे पूछी जाए कि जयशंकर प्रसाद की कैसी रचना है, मतलब जयशंकर प्रसाद की बोली तो वो कैसी है, तो आप लगा देना आपकी खड़ी बोली है। ठीक है, इस क्वेश्चनों में से आपको डबल याद करने हैं। अगर आपसे पूछा जाए जयशंकर प्रसाद की बोली कैसी है तो आपको लगा देना खड़ी बोली। अगर आपसे पूछा जाए खड़ी बोली रचना है तो जयशंकर प्रसाद की रचना है। चलिएगा अगला देख लेते हैं कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं। जो कामायनी होती है, कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं वो है आपके जयशंकर प्रसाद। ठीक है, कौन है आपके? जयशंकर प्रसाद। चलिएगा अगला देखते हैं राम की शक्ति पूजा। जो राम है, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं। बताइए कौन है कि राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं आपके कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब चलिएगा अगला देख लेते हैं बादल राग कविता के रचयिता हैं। जो बादल राग है, बादल राग कविता के रचयिता हैं। बताइए कौन है कि बादल राग कविता के रचयिता हैं? रामधारी सिंह दिनकर। कौन है आपके? रामधारी सिंह दिनकर है। मतलब क्या है? बादल राग कविता के रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं प्राकृति के चतुर चित्रे कवि हैं। जो प्राकृति के चतुर चित्रे कवि हैं। ये भी क्वेश्चन अच्छा है कि प्राकृति के चतुर चित्रे कवि हैं वो आपके सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। चलेगा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देख लेंगे अगले क्वेश्चन हमें किस प्रकार से दे रखे हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका कि जनता और
श्रम के गीत गाने वाले कवि हैं, कि जनता और श्रम के गीत गाने वाले कवि हैं, बताइए कौन से हैं, बताइए जल्दी से। तो आपको दिख रहा होगा कौन है, वो नागार्जुन है। जनता और श्रम के गीत गाने वाले कवि हैं नागार्जुन। चलेगा, क्वेश्चन अगला देख लेते हैं कि हिंदी गजल लेखन का कार्य किसने प्रारंभ किया। हिंदी गजल लेखन का कार्य किसने प्रारंभ किया था, वो किया था आपका दुष्यंत कुमार ने। किसने किया था, दुष्यंत कुमार ने। अगला आता था हास्य रस देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हास्य रस क्या है, हास्य रस के कवि हैं, बताइए जल्दी से। हास्य रस तो हैं, उसके कवि हैं, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ सुरेंद्र वर्मा हैं, ओम प्रकाश हैं, ओम प्रकाश आदित्य बोल सकते हैं, और काका हतरासी, ठीक है। थोड़ा सा बोलने में ये थे समझ रहा था या मैं द समझ रहा था, तो वो है आपके काका हतारसी, ठीक है। काका हतारसी मतलब हास्य रस के कवि हैं सुरेंद्र शर्मा, ओम प्रकाश, काका हतारसी। चलेगा, अगला देख लेते हैं, उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है। जो उपन्यास है, उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है आपका मुंशी प्रेमचंद्र को। किसे कहा जाता है, मुंशी प्रेमचंद्र को। चलेगा, अगला देख लेते हैं, ऐतिहासिक उपन्यास के लेखक है। जो ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक उपन्यास है, उसके लेखक कौन है, वो है आपके वृंदावन लाल वर्मा। कौन है, वृंदावन लाल वर्मा, मतलब ऐतिहासिक उपन्यास के लेखक कौन है, वृंदावन लाल वर्मा। चलेगा, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें किस प्रकार से दे रखे हैं, तो देखेगा अगले प्रश्न आपका कि गिल्लू कहानी के लेखक हैं। गिल्लू क्या है आपका, गई ले ले उ, गिल्लू कहानी के लेखक हैं, वो कौन है आपके, गिल्लू कहानी के लेखक आपके महादेवी वर्मा। अगर आपने इंटर की क्लास अच्छे से पढ़ी होगी हिंदी की, तो आप इन क्वेश्चनों को आपके याद भी निकल होंगे काफी सारे, ठीक है। तो इसमें कहा गया कि गिल्लू कहानी के लेखक है महादेवी वर्मा। अगला है आपका आंचलिक लेखक। आंचलिक लेखक का नाम है, जो आंचलिक लेखक है उसका नाम क्या है, फणीश्वर नाथ रेणु। क्यों, क्या नाम है आपका, फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है। आंचलिक लेखक का नाम है आपका फणीश्वर नाथ रेणु। फिर अगला आता है नई कहानी के पथ प्रदर्शन, मतलब नई कहानी के पथ प्रदर्शक रहे हैं। जो नई कहानी है उसके पथ प्रदर्शक रहे हैं, कौन रहे हैं, बताइए जल्दी से। नई कहानी के पथ प्रदर्शक रहे हैं, वो हैं आपके कमलेश बर। कौन है आपके, कमलेश बर। फिर अगला क्वेश्चन आता है कविता क्या है, क्या कहा गया इसमें, कविता क्या है, निबंध के लेखक हैं। कविता क्या है, निबंध के लेखक है रामचंद्र शुक्ल। कविता क्या है, निबंध के लेखक है रामचंद्र शुक्ल। फिर अगला आता है कुपज क्या है आपका, कुपज निबंध के लेखक हैं। जो कुपज है, कुपज निबंध के लेखक हैं, वो कुपज निबंध के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। कुपज निबंध के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला आता है कि पैरों में पंख बांधकर रचना है। जो पैरों में पंख बांधकर रचना है वो किसकी है, बताइए जल्दी से। पैरों में पंख बांधकर रचना है किसकी है, यात्रा व्रत की। किसकी है, यात्रा व्रत की। अगला आता है माटी हो गई सोना और गद की विधा है, मतलब माटी हो गई सोना गद, जो क्या पद गद की बात करी गई है मैंने, तो पद के बाद इसमें आता है गद, तो माटी हो गई सोना की गद की विधा है, वो है आपकी संस्मरण की। किसकी है, संस्मरण की। अगला आता है, अगला देख लेते हैं, थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ इसको। देखेगा, अगला है आपका समालोचक लेखक हैं। समालोचक लेखक हैं, वो कौन है आपके, रामचंद्र शुक्ल हैं, डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। मतलब समालोचक लेखक हैं आपके रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर श्याम सुंदर दास और हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगर आपसे पूछ लिया जाए रामचंद्र शुक्ल कैसे लेखक हैं, वो आपको समालोचक देगा आंसर में, तो आपको समालोचक लगा देना है। और डॉक्टर श्याम सुंदर दास कैसे लेखक हैं, समालोचक हैं, इस प्रकार से आपको लगा देने। चलेगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक है, वो है आपके गार्स दा तासी। कौन है, गार्स दा तासी। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक है गार्स दा तासी। अगला क्वेश्चन आपका साहित्यिक लहरी की विषय वस्तु है। जो साहित्यिक लहरी की विषय वस्तु है आपकी क्या है, वो नायिका भेद। क्या है आपकी, नायिका भेद। साहित्यिक लहरी की विषय वस्तु है नायिका भेद। अगला देख लेते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रमेय, देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है, वो माना आपका कुतुबन को। किसे माना, कुतुबन को। चलेगा, अगला देख लेते हैं, अगला हमने किस प्रकार से दे रखे हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं।
तो देखिएगा अगला प्रश्न है आपका कि प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका कल्पना कहाँ से प्रकाशित होती है। जो प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका कल्पना कहाँ से प्रकाशित होती है, वो होती है आपकी हैदराबाद से। कहाँ से होती है? हैदराबाद से। अगला देखते हैं आपका अवधि की रचना है, बताइए जल्दी से। अवधि की रचना तो है वो कौन सी है? अवधि की रचना आपकी पद्मावत है और मधुमाली है और आपकी हंस जवाहर है। ठीक है, अवधि की रचना है पद्मावत, मधुमाली, हंस जवाहर। ठीक है, मैंने आपको तीनों लिखवा दिए। अगर मैं निखाली से लिखवाता कि अवधि की रचना है पद्मावत और आपको दिखाई दे जाता मधुशाला और पद्मावत दिखाई नहीं देता ऑप्शन में, तो आप क्या कर जाते? गलत लिखे जाते। तो इसलिए मैंने तीनों लगा दिए कि अवधि की रचना है पद्मावत, मधुशाला और हंस जवाहर। ठीक है, अगला देख लेते हैं। देसी बयान सब जन मिठ्ठा, देसी बयान सब जन मिठ्ठा किसका कथन है? ठीक है, किसका कथन है? वो है आपका विद्यापति का। किसका कथन है? विद्यापति का। तो चलिएगा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है आपका हिंदी नई चाल में ढली। जो हिंदी है नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी में, यह किसका कथन था? जो हिंदी है वो नई चाल में ढली 1873 में, यह किसका कथन था? वो किसका था आपका? भारतेंदु हरिश्चंद्र का कथन था। चलिएगा अगला देख लेते हैं। आधुनिक काल में गद्य का अभाव सबसे प्रधान घटना है, मतलब आधुनिक काल में गद्य का प्रावधान सबसे प्रधान घटना है, यह कथन है। मतलब आधुनिक काल में आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव, ठीक है, क्या है? गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, यह कथन है किसका है? वो है रामचंद्र शुक्ल का। किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, तो देखिएगा आपसे आशा करता हूँ कि इस क्लास में आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए हैं मैंने, और आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दो, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। जिससे क्या होगा कि आपको आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा बेल बटन दबाने के बाद। ठीक है, तो आपके कितने क्वेश्चन हो चुके हैं? जी आपके समथिंग 50 क्वेश्चन से प्लस हो चुके हैं, और अगली क्लास में मैं आपके 100 क्वेश्चन कराऊंगा। और आपको क्या करना होगा? इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करना होगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना जरूर बनता है। ठीक है, तो चलिएगा अगली क्लास के लिए आपको क्या कर लेना है? इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिएगा चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।